आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं होम साइंस का मॉडल पेपर लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी का CUET UG और PG का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो हम लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मॉडल पेपर के साथ करेंगे। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आप लोग वीडियो पर रिस्पॉन्स बहुत ही कम करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आप होम साइंस के किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि खुरदुरे, सख्त, भारी, मोटे कपड़े शरीर के आकार को कैसे प्रभावित करते हैं। शरीर के आकार को स्पष्ट रूप से घटाते हैं, लंबाई को छोटा करते हैं, शरीर के आकार में स्पष्ट रूप से वृद्धि करते हैं या लंबाई को बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो खुरदुरे, सख्त, भारी, मोटे कपड़े होते हैं शरीर के आकार को कैसे प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या करते हैं कि शरीर के आकार में स्पष्ट रूप से वृद्धि कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सर्दियों के मौसम में जो व्यक्ति हैं ये मोटे कपड़े पहनकर, जैसे स्वेटर पहनते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उनकी व्यक्ति को ज़्यादा मोटा, एक पतला व्यक्ति भी ज़्यादा अच्छा और स्वस्थ दिखाई देने लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सुजनी एक प्रकार का पारंपरिक कढ़ाई है, यह अंतर्गत आता है तो हिमाचल, कर्नाटक, बिहार या पंजाब। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह एक बिहार की पारंपरिक कढ़ाई है जिसमें जो महिलाओं के द्वारा की जाती है। तो जैसा कि मैंने सुजनी बताया, ये बिहार का प्रसिद्ध है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का चंबा रुमाल फेमस है। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, और ये जो सुजनी है ये पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारे हर राज्य में कुछ ना कुछ वहाँ की कढ़ाई या फिर कुछ जो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा और वस्त्रों से संबंधित चीज़ें प्रसिद्ध हैं, वो कुछ न कुछ आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का क्या प्रसिद्ध है, तो चंबा रुमाल। और कर्नाटक का क्या है, तो कसूती। कसूती ये भी एक कढ़ाई है, ध्यान रखिएगा, कसूती कढ़ाई। और पंजाब में क्या किया जाता है, तो पंजाब की जो कढ़ाई है उसको फुलकारी कहा जाता है। पंजाब में क्या होता है, फुलकारी। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से शुष्क ऊष्मा द्वारा स्टार्च के कणों में परिवर्तन होता है उसे जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, डेक्सट्रिनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि रोटी को तवे पर शुष्क ऊष्मा में पकाने से जो रोटी होता है उसमें आप देखते हैं कि भूरे भूरे चकत्ते पड़ जाते हैं। और ये क्यों होता है, तो जो गेहूं के स्टार्च के कण होते हैं उनमें परिवर्तन होने के कारण ऐसा होता है, और उसी को डेक्सटिनाइजेशन कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई या कोलिन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे विटामिन कैरोटीन, विटामिन ए और विटामिन ई ये सभी एंटीऑक्सीडेंट हैं, लेकिन जो कोलिन है ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि कोलिन पानी में घुलनशील पोषक तत्व है। यह शरीर को क्या करता है कि ऊर्जावान बनाता है और साथ ही साथ चयापचय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है, यह
हार्मोन्स स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन के लिए जिम्मेदार है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखिएगा। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम स्थापित हुआ था 2006 में, 8 में, 11 में या 2019 में? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 2006 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम स्थापित हुआ था 2006 में। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर संतरे के स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा एस्टर है जो संतरे के स्वाद के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो ऑक्टाइल एसीटेट है यह संतरे के स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम गैर प्रोटीन का घटक है? कोएंजाइम, प्रोटीएस, सेस, रेनिन या पैक्टिन? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कोएंजाइम है यह एंजाइम जो है यह प्रोटीन का गैर प्रोटीन का घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्यूडोमोनास फ्लुओरेंस के कारण दूध में उत्पन्न होता है क्षार, अम्ल, कड़वाहट या खट्टापन? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्यूडोमोनास फ्लुओरेंस के कारण दूध में क्षार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वनस्पति स्रोत में ग्लूटेन प्राप्त होता है? सोया, चावल, मक्का या गेहूं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है और ये आपके ह्यूमैनिटीज़ बीएड में भी पूछा जा चुका है। साथ ही साथ बीएड जो आपका यूजी और पीजी होम साइंस का परीक्षा है इन दोनों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बात और आप ग्लूटेन के बारे में जान लीजिए कि ग्लूटेन के कारण ही जो आटा होता है वह क्या होता है, लसलसा होता है और हम आटे को आसानी से गूंथ पाते हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस तत्व की उपस्थिति के कारण आटा लसलसा हो जाता है और जिससे हम आसानी से गूंथ पाते हैं, तो वो ग्लूटेन ही होता है, ग्लूटेन प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। जो आंवला होता है यह विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत भी कह सकते हैं या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आंवले में। साथ ही संतरा में भी पाया जाता है। और जो चना है, चना जब नॉर्मल चना में नहीं पाया जाता, लेकिन जब चने को हम लोग पानी में भिगो देते हैं तो जब वो अंकुरित हो जाता है तो अंकुरित चना में भी विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो चने में भी विटामिन सी पाया जाता है और संतरे में भी, और सबसे ज़्यादा किस में, तो आंवला में। और गोभी में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में इसमें भी पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का प्रयोग निम्न को बनाने के लिए किया जाता है? ब्रेड, बियर, वाइन या योगर्ट? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है इसका प्रयोग योगर्ट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो दही, जहाँ भी लैक्टिक शब्द हो वहाँ दूध की बात ही होती है, लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड है बैक्टीरिया, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का ध्यान रखिएगा, योगर्ट बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी निम्न की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो यहाँ पे आप सबको याद ही होगा, ये प्रश्न भी कई बार ये परीक्षक हैं इनके ये फेवरेट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं गृह विज्ञान की परीक्षा में।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसमें आपको इनकी लक्षण भी याद रखने हैं कि क्या होगा इसमें, कि मसूड़ों में सूजन, दांत गिरना, चेहरा पीला पड़ना। कभी कभी लक्षण देकर भी पूछ लेता है कि ये किस बीमारी में होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि मसूड़ों में सूजन, दांत का गिरना और चेहरे का पीला पड़ जाना, यह किस बीमारी से संबंधित है, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतवर्ष में होने वाली सामान्य पोषक संबंधी समस्या निम्न है: रिकेट्स, मेरेस्मस, बिटोटस स्पॉट या एनीमिया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतवर्ष में होने वाली सामान्य पोषण संबंधी समस्या, तो पोषण संबंधी समस्या है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनीमिया। और जो कि आप ध्यान देते होंगे तो सामान्य महिलाओं तथा किशोरियों में सामान्यतः बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। उपभोक्ता की जिम्मेदारी है उचित कानून बनाना। उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग करना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि बोल रहा है कि प्रश्न कि उपभोक्ता की जिम्मेदारी है उचित कानून बनाना, तो ये यहाँ पे ये प्रश्न जो कथन है यह गलत हो जाएगा। उपभोक्ता की जिम्मेदारी नहीं होती है कानून बनाना, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, ताकि वो उपभोक्ताओं को सुरक्षित रख सके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है कि उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, तो ये सही हो जाएगा। किसी भी चीज़ को हम लोग सुरक्षित, सही तरीके से और सावधानी पूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसी चीज़ को एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करना है तो हम उस निश्चित मात्रा से अधिक या कम प्रयोग करेंगे तो वो दोनों ही तरीके से क्या माना जाएगा, हानिकारक माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला कथन गलत और दूसरा सही है, तो पहला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला कथन गलत तथा दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में आपका कथन और उपकथन से संबंधित 5 से 6 प्रश्न आ सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये आपने जो एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी की है उन्हीं से प्रश्न बनेंगे। तो आपको 4 से 5 से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उनसे रिलेटेड कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न आएंगे, उनकी तैयारी इसी तरह करनी है। तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर टिक करिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वजनदार या भार वाली वस्तु को उठाते समय किस प्रकार उठाएंगे जिससे कि भार सहनी नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भार आसानी से उठ सके तथा थकान कम महसूस हो। वजन को शरीर से दूर रखकर उठाएंगे, वजन को शरीर के पास रखकर उठाएंगे, वजन को एक हाथ से उठाएंगे या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिए कि जब हमें किसी वजनदार या भारी वस्तु को उठाना हो तो हम उस वस्तु को क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वजन को शरीर के पास रखकर उठाएंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने मजदूरों को देखा होगा कि गेहूं की बोरी या फिर कोई भी वजनदार चीज़ वो अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते हैं, जिससे कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ को ले जा पाते हैं और वो उनके शरीर के एकदम पास होती है, एकदम निकट, उनके पीठ के ऊपर चिपकी हुई, उनको भार भी महसूस नहीं होता और वो उठा भी ले जाते हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, वर्क सिंप्लीफिकेशन कार्य सरलीकरण के लाभ हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। कार्य सरलीकरण से नीरसता तथा थकान नहीं होती, शरीर गति का मूल्यांकन कर सुधार हो सकता है, समय शक्ति बचत के उपकरणों का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो कार्य सरलीकरण के जो लाभ हैं ये हमारे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है। कार्य सरलीकरण के माध्यम से क्या होता है, शरीर को नीरसता तथा थकान नहीं होती, कार्य आसानी से हो जाता है, व्यक्ति प्रसन्न रहता है और कार्य को वो क्या करता है, अपना मूल्यांकन भी करता है कि वो कार्य को कितने अच्छे से और
आसानी से कर ले रहा है और पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से कर रहा है, और इससे क्या होता है, व्यक्ति के समय और शक्ति की बचत होती है। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन से बहुत प्रश्न आते हैं, इनको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीक है, 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्य सरलीकरण का जो है 2 तकनीक होता है, एक औपचारिक तकनीक होता है और एक अनौपचारिक तकनीक होता है। और ये जो प्रश्न है ये पिछले साल परीक्षा में पूछा गया था, पीजी होम साइंस पीजी की परीक्षा में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसार शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। नवीन तकनीकों, सूचना तथा विचारों को लोगों तक पहुंचाना, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना, रिसर्च तथा किसानों के बीच एक सेतु का कार्य करना, ग्रामीणों के पलायन को संभव करना। तो ध्यान दीजिए, जो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो नवीन तकनीकों, सूचना तथा विचारों को लोगों तक पहुंचाना ये है, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना, लोगों को जागरूक करना और उनको नई तकनीकों से रूबरू कराना, और रूढ़ियों को ख़त्म करना, तो मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना ये भी है। रिसर्च तथा किसानों के बीच एक सेतु का कार्य करना, तो ये भी है। किसानों को जो पिछड़े हैं, उनको नई तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं है, उनको नई नई रिसर्च से अवगत कराना, ये भी प्रसार शिक्षा का काम है। लेकिन ग्रामीणों के पलायन को संभव करना ये नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। ग्रामीणों के पलायन को रोकना है। ध्यान दीजिएगा कि प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीणों के पलायन को रोकना है, उनको उनके क्षेत्र में ही विभिन्न प्रकार की तकनीकी ज्ञान, और जो वो जिस क्षेत्र में वो योग्य हैं, कृषि के क्षेत्र में हैं, पशुपालन के क्षेत्र में हैं, तो उनको उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने के लिए ज्ञान देना और तकनीकी सहायता प्रदान करना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा की विशेषता है, सहयोग की भावना पर आधारित अनौपचारिक शिक्षा, गैर पारिवारिक केंद्रित शिक्षा या स्वैच्छिक शिक्षा। तो जो प्रसार शिक्षा की विशेषता है वो क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा की विशेषता यहाँ पे नहीं है होगा, नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन सी है यह गैर पारिवारिक केंद्रित शिक्षा, ये प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है। बाकी ऑप्शन ए सहयोग की भावना पर आधारित, ये प्रसार शिक्षा की विशेषता है, अनौपचारिक शिक्षा भी है, और स्वैच्छिक शिक्षा, ये सभी प्रसार शिक्षा की विशेषताओं में आता है। लेकिन ऑप्शन सी जो है गैर पारिवारिक केंद्रित शिक्षा है, यह प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है। प्रसार शिक्षा क्या है, यह परिवार केंद्रित शिक्षा है, और प्रसार शिक्षा के माध्यम से पारिवारिक जीवन को सुखद एवं उन्नत बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और अपने फ्रेंडों में जो भी होम साइंस से संबंधित हैं, ये वीडियो होम साइंस यूजी पीजी के साथ साथ जो अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ बीएड का फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ अगर टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको होम साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।